ये एक साधारण आदमी के अचानक हांफते हुए जागने से शुरू हुआ। वह झटके से उठ बैठा और चिल्लाते हुए पूछने लगा कि उसे मारने की कोशिश कौन कर रहा है। फिर उसने घबराहट में चारों ओर देखा, ये सोचते हुए कि वह कहाँ है और यह कैसी जगह हो सकती है। उसे जल्द ही याद आया कि ठीक 10 मिनट पहले वह अपने एक दोस्त की पार्टी में था। वहां किसी ने उसे यंग मास्टर लिन कहकर पुकारा था और मजाक में कहा था कि उन्होंने सुना है कि वह हाल ही में ग्रैंड जियांग हूं का दीवाना हो गया है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठा मुस्कुराया और बोला कि वे तो उसे पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं। उसने कहा कि वह बचपन से ही वूशा का फैन रहा है और इतना भव्य और डूब जाने वाला वूशा गेम मिलना बहुत ही दुर्लभ है। उसने यह भी कहा कि भले ही शहर के अपडेट बहुत धीमे हों और मौजूदा सभी स्टोरी लाइन पहले ही क्लियर हो चुकी हों, फिर भी यह गेम आजमाने लायक है। वह लिनी था। पास खड़े एक व्यक्ति ने हैरानी से सांस ली और बुदबुदाया कि यंग मास्टर से यही उम्मीद थी। उसने तो दूसरे एडिशन की स्टोरी लाइन भी क्लियर कर ली होगी। उसने जोड़ा कि वह जरूर कम से कम 1000 घंटे ऑनलाइन रहा होगा। उसकी आवाज में साफ तौर पर प्रशंसा थी। एक और व्यक्ति ने भी अविश्वास जताते हुए कहा कि लिन ये तो सच में एक पावर हाउस है। फिर उसने कहा, लेकिन यंग मास्टर, आप जरा भी चिंतित नहीं लगते। ऑफिशियल साइट ने अभी अभी घोषणा की है कि तीसरे एडिशन की स्टोरी लाइन अगले महीने अपडेट होगी और उसी समय होलोग्राफिक गेमिंग हेलमेट भी रिलीज किया जाएगा। सुना है कि वह हेलमेट इस युग की चीज ही नहीं लगता। वह उपयोगकर्ता को पूरी तरह से एक अलग वर्चुअल दुनिया में प्रवेश करने देता है। सिर्फ प्री ऑर्डर और लोन मिलाकर ही उसकी नीलामी $20 मिलियन से ऊपर चल रही। पहले आदमी का मुंह लगभग खुला का खुला रह गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह तो आधे साल की पॉकेट मनी है। लगता है हम में से कोई भी पहले दिन इसे अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन लिन ये सिर्फ मुस्कुराया। उसने हल्के से उंगलियां चटकाईं और उसी पल एक वेटर सामने आ गया जिसके हाथ में एक मास्क था। वेटर ने उसे मेज पर रखते हुए पूछा, आप लोग जिस होलोग्राफिक गेमिंग हेलमेट की बात कर रहे थे, क्या यही वो है? दोनों दोस्त सन्न रह गए, आंखें फाड़े हुए। जो वे देख रहे थे उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। समूह ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा दक्षिणी देश के सबसे अमीर परिवार लिन परिवार से उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि जिन संसाधनों को वह जुटा सकता है उनकी तुलना में उनके छोटे छोटे परिवार कुछ भी नहीं है। किसी ने मजाक में कहा कि अगर अगले जन्म में उसे लिन परिवार में पुनर्जन्म मिल जाए तो चाहे वह काम करते करते मर ही क्यों ना जाए, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। इस पर लिन ने बस एक आह भरी और कहा कि वे आधा ही सही हैं। उसने समझाया कि उसके बड़े भाई परिवार के कारोबार में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पांव जमीन पर टिकने का भी समय नहीं होता। उनके पास जिंदगी का आनंद लेने का समय ही नहीं है। उसके अनुसार सिर्फ उसी जैसे नाजायज बेटे, सबसे छोटे बेटे, जिसके पास सत्ता संघर्ष में शामिल होने की कोई योग्यता ही नहीं है, वही आजादी से जी सकता है। उसने मजाक में खुद को पूरी तरह बेकार बेबी ऑन एलटीडी बताया, जिस पर सब हंस पड़े। मास्क उठाते हुए उसने सबसे कहा कि बेकार की बातें बंद करें और उसे जल्दी से लॉग इन करने दें ताकि वह उन्हें नई मार्शल आर्ट्स मैनुअल दिखा सके। उसने जल्दी से हेलमेट पहन लिया। जैसे ही वह ठीक से सेट हुआ, एक आवाज ने उससे बात की। उस आवाज ने उसे अपना प्यारा छोटा भाई कहकर पुकारा और कहा कि उसका अस्तित्व अंततः अभी भी एक छुपा हुआ खतरा है। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि वह कम से कम दूसरी दुनिया में खेलते हुए कुछ मजा तो लेगा। बाहर खड़े एक व्यक्ति ने हैरानी से कहा कि लाइटिंग इफेक्ट्स तो पागलपन की हद तक कूल हैं। अगले ही पल हेलमेट खुद फट गया और बाकी सब लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। वह वास्तविकता में लौट आया और सोचा कि अगर कुछ अनहोनी नहीं हुई थी तो वह जरूर ट्रांसमाइग्रेट हो गया होगा। उसे झुंझलाहट हुई क्योंकि वह जानता था कि उसने हमेशा इंसानों और जानवरों दोनों के सामने खुद को बिल्कुल हानि रहित दिखाया था, एकदम कूड़े की तरह। उसे समझ नहीं आया कि उसका भाई फिर भी उसे क्यों मारना चाहता था। उसने सोचा कि शुरू से ही पलटकर वार न करने का उसका फैसला कहीं गलती तो नहीं था। अचानक उसके दिमाग में कुछ चमकने लगा। यादें उमड़ पड़ी। इस शरीर के जन्म की यादें, जो मां के बिना पैदा हुआ था। ये यादें इस शरीर के असली मालिक छूशु की थीं। वह यान राज्य के टोंगू प्रीफेक्चर वी कमांडरी के चू परिवार का एक नाजायज बेटा था। चू परिवार के 4 बेटों में जन्म के हिसाब से चू शू दूसरा था, लेकिन उसकी मां सिर्फ एक साधारण उपपत्नी थी
जो प्रसव के दौरान मर गई थी। इसी वजह से उसे कभी छू परिवार में महत्व नहीं मिला। आमतौर पर उसका स्वभाव डरपोक था और उसके काम लापरवाह थे। परिवार प्रमुख की गद्दी के संघर्ष में उसने बड़े बेटे का साथ चुना था। इससे तीसरा बेटा नाराज हो गया, जो उस पद के लिए भी योग्य था। तीसरे बेटे ने साजिशें रची और उसे फंसा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सजा मिली और नॉनशानवी कमांडरी में छू परिवार की खदान में प्रबंधक के रूप में भेज दिया गया। मूल रूप से उसे नॉनशान की खदान में 3 साल रहना था, लेकिन दुर्भाग्य से बाद में छू परिवार ने औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। भले ही वह एक नाजायज बेटा था और गलती कर चुका था, फिर भी तकनीकी रूप से वह भाग लेने के योग्य था। इसी वजह से उसे समय से पहले वापस बुला लिया गया। इस समय वह शानदार गाड़ी में सवार होकर वापस लौट रहा था, चारों ओर से अंगरक्षकों द्वारा सुरक्षित। उसने बगल में देखा और दीवार पर टंगी एक तलवार उठाई। उसे थामे हुए वह मन ही मन छू शू नाम को बार बार दोहराने लगा। उसने तलवार खोली और अंदर अपने प्रतिबिंब को देखा, यह सोचते हुए कि यह नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है। जब उसने साफ तौर पर अपना ही प्रतिबिंब देखा तो उसके हाथ से तलवार छूट गई। वह पीछे लड़खड़ाया, हाँफने लगा और उसके चेहरे पर ठंडा पसीना फैल गया। उसके दिमाग में उसे अचानक सब समझ आ गया। उसे याद आया कि ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले उसने ग्रैंड जियांग हुआ की तीसरे एडिशन की स्टोरी लाइन देखी थी, जो जल्द ही अपडेट होने वाली थी। उस स्टोरी लाइन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला किरदार अंतिम बॉस विलेन था। उस व्यक्ति को डेमन लॉर्ड चू शू के नाम से जाना जाता था। डेमन लॉर्ड चू शू का जन्म याना राज्य के टोंगू प्रीफेक्चर वी कमांडरी के चू परिवार में हुआ था। एक बड़े पारिवारिक हादसे के बाद भारी कष्ट झेलते हुए उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया और अंततः उसने दानवी मार्ग पर कदम रख दिया। स्टोरी लाइन परिचय के अंत तक डेमन लॉर्ड चू शू ने कुंगलुन डेमन कोर्ट को फिर से स्थापित कर लिया था, एक ऐसा संगठन जो 2000 साल पहले अदृश्य रूप से बेहद गौरवशाली था। 4 महान दानव पूज्य उसके अधीन थे और उसने भयानक दानवी ज्वालाओं से पूरे जियांग हुआ को दबा दिया था। वर्तमान क्षण में छू शू को समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या हंसे। पास रखी तलवार को छूते हुए उसने सोचा कि भविष्य में वह एक ऐसा बड़ा व्यक्ति बनने वाला था जो पूरे जियांग हुआ को हिला देगा। साथ ही उसने यह भी सोचा कि क्या अंतिम परिणाम का अंदाजा लगाना जरूरी भी है। आखिरकार क्या खेलों में अंतिम विलेन बॉस को हमेशा अंत में हराया नहीं जाता। अपने हाथ की तलवार को देखते हुए उसे लगा कि असफलता तो तय है। फिर उसने अचानक अपना प्रतिबिंब देखा और मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। उसे याद आया कि अपने पिछले जीवन में उसने कभी किसी से लड़ा नहीं, कभी जबरदस्ती कुछ नहीं छीना और अंत में बुरी तरह मारा गया। अब जब स्वर्ग ने उसे एक और मौका दिया है तो उसने तय किया कि इस बार सब कुछ अलग होगा। उस पल से वह खुद पहल करेगा, खुद लड़ेगा और जो उसे चाहिए उसे खुद छीनेगा। अगर दूसरों को मारना उसे दानवी बनाता है तो ऐसा ही सही। अगर दूसरे उसे मारना चाहते हैं तो वह उन्हें पहले मार देगा। यह बिल्कुल न्याय संगत था, सच में बहुत न्याय संगत। उसी समय किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोला, जिससे उसके विचार टूट गए। कोमल चेहरे वाली एक महिला ने झुककर धीरे से पूछा कि क्या यंग मास्टर ठीक हैं? जब उसने उसे देखा तो उसे इस शरीर की यादों से याद आया कि उसके सामने खड़ी दासी का नाम उर था। उसे तीसरे भाई की जैविक मां ने भेजा था। यह हास्यास्पद था कि उसने कभी यह मान लिया था कि वह सच में उसके लिए नियुक्त की गई है और उस पर मेहरबान भी रहा था। हकीकत में नॉनशान की खदान में रहते हुए उर ने न केवल उसके नाम पर दूसरों पर अत्याचार किए थे और उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद कर दी थी, बल्कि गुप्त रूप से खनिकों को भड़काया और यातनाएं दी थीं ताकि दंगा भड़काया जा सके। यह साफ था कि वह उसे सीधे मौत की ओर धकेलना चाहती थी। वह उसके घूरने से उलझन में पड़ गई और पूछा कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। उसने बस दांत भींचे और कुछ नहीं कहा। तलवार उसके हाथ से फिसलकर जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे नहीं पता था कि इसमें इतना डरावना क्या है। फिर उसने उसे यंग मास्टर कहकर बताया कि भारी बारिश की वजह से सरकारी सड़क पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। उसने सुझाव दिया कि वे युआन बाओ कस्बे की ओर जाने वाला छोटा रास्ता ले लें, जो कहीं ज्यादा पास है। उसने उसकी ओर देखा और सोचा कि छोटे रास्ते से जाने का क्या मतलब है।
उसे साफ याद था कि ऐसे रास्ते शांगमंग पर्वत की उजाड़ पहाड़ियों और प्राचीन जंगलों के नीचे से होकर जाते हैं, जो डाकुओं के लिए कुख्यात थे। उसकी जानकारी के अनुसार उन रास्तों से जाना लूटे जाने या उससे भी बुरा होने का सीधा न्योता था। वह उसके और पास बैठ गई और बोली कि ये सब बस अफवाहें हैं। उसने कहा कि टोंगजो प्रीफेक्चर से आने जाने वाले कई व्यापारी कारवां बिना किसी परेशानी के वही छोटा रास्ता लेते हैं। बात करते हुए उसने उसे ध्यान से देखा। सफर ने उसे साफ तौर पर थका दिया था और वह इतनी पसीने से तर थी कि उसके शरीर से हल्की सी गंध आ रही थी। उसने शर्माते हुए जोड़ा कि वह जल्दी हवेली लौट कर नहाना चाहती है ताकि बेहतर ढंग से उसकी सेवा कर सके। यंग मास्टर, वह अचानक तब सन्न रह गई जब उसने देखा कि वह दांत पीस रहा है। उसने हाथ बढ़ाया, उसके गाल को पकड़कर जोर से दबाया। उसके भीतर घबराहट दौड़ गई। उसे लगा कि यह छू छू बिल्कुल अलग है। अचानक वह उसे ऐसा डरावना लगा जिसे वह शब्दों में नहीं समझा सकती थी। जब उसने उसका चेहरा कसकर पकड़े रखा तो वह दर्द से चिल्लाई। उसने अचानक उसे छोड़ दिया और शांत स्वर में कहा कि वे युआन बाओ कस्बे से होकर ही जाएंगे। ये सुनकर वह स्तब्ध रह गई। फिर उसने नजरें फेर लीं और सामान्य लहजे में, लगभग आलसी आवाज में, उसे आदेश दिया कि वह सेवकों की व्यवस्था हमेशा की तरह करे और उसे उर कहकर पुकारा। उसने जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई और भाग गई, ये सोचते हुए कि शायद उसने ही ज्यादा सोच लिया था। आखिरकार ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कुछ भी पकड़ लिया हो। उसके जाने के बाद उसने मन ही मन सोचा कि उसका युआन बाओ कस्बे से होकर छोटे रास्ते पर जाने पर इतना जोर देना संदिग्ध था। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ थी। फिर भी उसने वही रास्ता लेने का फैसला किया। वह जानता था कि युआन बाओ कस्बे के भीतर एक बड़ा सौभाग्य उसका इंतजार कर रहा है। पुनर्जन्म के बाद उसकी असली बढ़त उसका भविष्य का डेमन लॉर्ड होना नहीं, बल्कि गेम के पहले 2 एडिशनों की स्टोरी लाइन से उसकी गहरी जान पहचान थी। मौजूदा समय को देखते हुए यह अभी भी पहले एडिशन की स्टोरी लाइन का शुरुआती चरण था। तीसरे एडिशन की स्टोरी लाइन शुरू होने में अभी 20 साल से ज्यादा का समय था। इन 20 सालों में वह इस दुनिया की लगभग सभी बड़ी और छोटी घटनाओं को जानता था। यह सोचकर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो आज ही की रात युआन बाओ कस्बे में सिर्फ उसके लिए एक बड़ी किस्मत इंतजार कर रही थी। वे जल्द ही एक चहल पहल भरे शहर में पहुंचे, जहां बाजार चौक हर दिशा में आते जाते लोगों से भरा हुआ था। भीड़ के बीच चलते हुए दासी ने टिप्पणी की कि युआन बाओ कस्बा टोंगजो प्रीफेक्चर की तुलना में काफी कम समृद्ध है और पूछा कि वह ठीक ठीक क्या ढूंढ रहा है। वह बस मुस्कुराया। उसके मन में था कि यही वह जगह है जहां गुप्त बॉक्स की एक दुकान मौजूद है। वे टोंग की सीक्रेट बॉक्स शॉप के सामने रुके, जहां पहले से ही कई लोग जमा थे। उसे याद आया कि सीक्रेट बॉक्स ग्रैंड जियांग हूं दुनिया की एक खास पहचान थी। किंवदंती के अनुसार 10,000 साल पहले इस दुनिया ने एक महान आपदा झेली थी, जिसने आकाश और धरती को हिला दिया था, और एक ही विनाशकारी घटना में अनगिनत मार्शल आर्ट्स संप्रदाय नष्ट हो गए थे। उस आपदा से पहले एक फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर ने सीक्रेट बॉक्स बनाए थे, ऐसी वस्तुएं जिनमें संप्रदायों के खजाने और साधना ग्रंथ सुरक्षित रखे जा सकें, ताकि उनकी विरासत स्वर्गीय विपत्ति में नष्ट न हो। उसे याद था कि सीक्रेट बॉक्स सामग्री आकार और रूप में काफी अलग अलग होते थे। आमतौर पर जितनी बेहतर सामग्री होती, उतनी ही शक्तिशाली उसमें उकेरी गई संरचना होती और उतनी ही ज्यादा संभावना होती कि उसके भीतर कीमती वस्तुएं हों। आपदा के बाद बड़ी संख्या में सीक्रेट बॉक्स पीछे छूट गए थे, क्योंकि उन्हें बनाने की विधि बहुत पहले ही खो चुकी थी। इसलिए एक बार खुल जाने पर कोई भी सीक्रेट बॉक्स पूरी तरह बेकार हो जाता था। असल में वे लिमिटेड एडिशन ब्लाइंड बॉक्स थे, जिनकी ओर लोग ऐसे टूट पड़ते थे जैसे बत्तखें दाने पर। बेशक हर सीक्रेट बॉक्स में कुछ कीमती नहीं निकलता था। कुछ से दुर्लभ खजाने या चमत्कारी वस्तुएं मिल सकती थीं, लेकिन ज्यादातर या तो खाली होते थे या बेकार कबाड़ से भरे होते थे। यह बिल्कुल खाली कार्ड निकालने जैसा था। आपको क्या मिलेगा, यह पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता था, और किस्मत ज्यादातर लोगों से मशहूर तौर पर एलर्जिक रहती है। वह आराम से एक दुकान की ओर बढ़ा और दुकानदार से पूछा कि अगर युआन बाओ कस्बे में सिर्फ सीक्रेट बॉक्स ही बिकते हैं, तो कारोबार इतना सुस्त क्यों है? मध्यम आयु के दुकानदार ने जवाब दिया कि सबसे सस्ता मिस्टिक बॉक्स भी 10 तायल चांदी का होता है।
उसने समझाया कि युआन बाओ कस्बे से गुजरने वाले ज्यादातर लोग गरीब अंगरक्षक होते हैं जो सामान ढोते हैं। वे एक ही यात्रा में 10 तैल भी नहीं कमा पाते, तो कौन अपनी मेहनत की कमाई किस्मत पर दांव पर लगाएगा। अचानक उसने उसे ध्यान से देखा। जब उसे पता चला कि वह किससे बात कर रहा है, तो उसका हाव भाव तुरंत बदल गया और लहजा नरम हो गया। उसने कहा कि वे गरीब भूत तो खरीद ही नहीं सकते, लेकिन एक यंग मास्टर जरूर कर सकता है। उसने जोड़ा कि उसकी दुकान के सारे सीक्रेट बॉक्स दक्षिणी बारमन पर्वतों के खंडहरों से मिले हैं और उनकी कीमतें बिल्कुल उचित हैं। बहुत उचित, संदेहास्पद रूप से उचित, मगर फिर भी उचित। सीक्रेट बॉक्स देखते हुए छू शू ने मन ही मन सोचा कि वह अभी अभी इस दुनिया में आया है और उसे तुरंत एक शक्तिशाली साधना तकनीक की जरूरत है। हालांकि छू परिवार टोंगजो का एक बड़ा कुल था और उसके पास विरासत में मिली तकनीकें थीं, लेकिन इस शरीर के मूल मालिक को बचपन से ही नजरअंदाज किया गया था। उसके पास न संसाधन थे, न कोई संरक्षक, और उसे साधना मार्ग में ठीक से प्रवेश करने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। दूसरे शब्दों में, वह अमीर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन किसी तरह शुरुआती गरीबी पैकेज के साथ शुरुआत कर रहा था। इसी वजह से वह केवल बॉडी टेम्परिंग रियल्म तक ही पहुंचा था, जो मार्शल आर्ट्स साधना का सबसे निचला स्तर है। मार्शल दुनिया में द्वार में प्रवेश करने के लिए शरीर परिष्कार के 3 रियल्म पार करने होते हैं। बॉडी टेम्परिंग रियल्म मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने पर केंद्रित होता है। शरीर को इस हद तक निखारता है कि ताकत साधारण लोगों से ज्यादा हो जाए। टोंग शो में 99% मार्शल कलाकार इसी स्तर पर अटके रहते थे, क्योंकि इसे सिर्फ साधारण बाहरी तकनीकों से ही हासिल किया जा सकता था। यह मैं दिखता ताकतवर हूं का रियलम था, न कि मैं सच में ताकतवर हूं का। इसके ऊपर ब्लड कंडेंसेशन रियल्म और प्री हेवन रियल्म थे, ऐसे स्तर जिन्हें सच में विशेषज्ञों का क्षेत्र कहा जा सकता था। यह याद करते हुए उसे इसी दौर की एक खास घटना भी याद आई। उस समय एक सेवक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ने युआन बाओ कस्बे में एक साधारण सीक्रेट बॉक्स खरीदा था। अविश्वसनीय रूप से उसने उससे एक सर्वोच्च तकनीक का मैनुअल खोल लिया था, अपना संप्रदाय स्थापित किया था और अंततः एक ग्रैंड मास्टर बन गया था। यह सोचकर छू शू ने अपने सामने रखे सीक्रेट बॉक्सों की ओर देखा। वे सस्ते माल थे और उनकी गुणवत्ता बेहद निम्न लग रही थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे सच में ऐसा सौभाग्य दे सकते हैं, या फिर उस दिन किस्मत बस बहुत ज्यादा नशे में थी। उसी पल एक और व्यक्ति दुकान में घुस आया और काउंटर पर हाथ मारते हुए दुकानदार से चिल्लाकर 2 सीक्रेट बॉक्स मांगे। दुकानदार तुरंत उसके पास गया और उसे लीजिंग कहकर पुकारते हुए सलाह दी कि वह आगे न बढ़े। उसने कहा कि टोंग शो प्रीफेक्चर के किसी बड़े परिवार में एक सेवक के लिए पैसा कमाना आसान नहीं होता। उसने याद दिलाया कि तीसरे यंग मास्टर ली ने उसके काम की कद्र की थी और उसे रसोई से व्यापारी कारवाओं में स्थानांतरित किया था। उसने जोड़ा कि अगर ली झिंग अपना पैसा प्रबंधक से दोस्ती करने में लगाए, तो शायद वह खुद भी एक प्रबंधक बन सकता है। ली जिंग ने जवाब दिया कि भले ही वह प्रबंधक बन जाए, वह तब भी ली परिवार का सेवक ही रहेगा। उसने तर्क दिया कि अगर वह सीक्रेट बॉक्स से कोई बेमिसाल दिव्य कौशल खोल ले, तो क्या वह सीधे उभर नहीं जाएगा। बोलते हुए उसने दुकानदार के हाथ में एक सोने का तैल रख दिया। दुकानदार ने आह भरी और कहा कि बेमिसाल दिव्य कौशल इतनी आसानी से नहीं मिलते। फिर भी उसने काउंटर पर 2 सीक्रेट बॉक्स रख दिए और लीजिंग से चुनने को कहा। लीजिंग हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक छू शू ने सुनहरा सीक्रेट बॉक्स पकड़ लिया और कहा कि वह यही चाहता है। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि वह दुकान के सारे सीक्रेट बॉक्स चाहता है। उसके मन में उसने सोचा कि अगर ली जिंग सच में ली परिवार का सेवक है, तो यह आदमी बहुत संभव है कि वही मार्शल कलाकार हो जो बाद में युआन बाओ कस्बे में एक बड़ा सौभाग्य हासिल करेगा और उठकर क्षेत्रीय अधिपति बनेगा। दूसरे शब्दों में, इस दुकान के सीक्रेट बॉक्सों में से कम एक में जरूर कोई अत्यंत शक्तिशाली साधना तकनीक छिपी हुई थी। सेवक ने छू शू की ओर मुड़कर कहा कि वह पहले सीक्रेट बॉक्स खरीदना चाहता है। यह सुनते ही दुकानदार पूरी तरह चौंक गया। चू शू ने ठंडे स्वर में कहा कि वह अब सभी सीक्रेट बॉक्स चाहता है, और फिर पूछा कि क्या किसी को कोई आपत्ति है। आदमी तुरंत चिल्लाया और बोला कि क्या यह यंग मास्टर उसे इसलिए आसान समझ रहा है क्योंकि वह सिर्फ एक सेवक है। उसने घोषणा की कि वह ली परिवार का सदस्य है, जो टोंगजो प्रीफेक्चर के 3 बड़े परिवारों में से एक है। छू शू बस मुस्कुराया। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले।
उसने सोचा कि थोड़ी देर पहले यह आदमी खुद कह रहा था कि वह पूरी जिंदगी सेवक बनकर नहीं रहना चाहता। फिर भी जब बात सच में गंभीर हुई तो वह दूसरों को दबाने के लिए ली परिवार के नाम पर ही निर्भर हो गया। चू शू को यह सोचकर हंसी आई कि एक मामूली सेवक ली परिवार के नाम का सहारा लेकर उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। उसके विचार में ली झिंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह क्या कह रहा है। अचानक छू शू के पीछे खड़े अंगरक्षकों ने ठंडी हंसी हंसी और अपने हथियार उठा लिए। ली झिंग तुरंत घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसका सब कुछ खत्म हो गया है। वह सिर्फ बॉडी टेम्परिंग रियलम में था और इतने लोगों से लड़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसने जल्दी जल्दी हाथ जोड़कर विनती की कि वे बात करके मामला सुलझा लें। छू शू बस मुस्कुराया। उसने सोचा कि यह आदमी तो तुरंत ही हार मान गया और ऐसे स्वभाव के साथ इसमें कोई हैरानी नहीं कि भविष्य में क्षेत्रीय अधिपति बनने के बाद भी वह घमंड में डूबकर हर तरह के बुरे काम करेगा। छू शू ने मन ही मन तय किया कि इस बार ली जिंग को वह मौका नहीं मिलेगा। उसने शांत स्वर में अंगरक्षकों को आदेश दिया कि सारे सीक्रेट बॉक्स उठा लें। यह देखकर दासी सन्न रह गई। दूसरी ओर ली जिंग के दिल में गहरी कड़वाहट भर गई। अपमान से भी बढ़कर उसे ऐसा लगा जैसे उससे कोई बेहद अहम चीज जबरदस्ती छीन ली गई हो। छू शू अपने अंगरक्षकों के साथ आराम से दुकान से बाहर निकल गया। पीछे ली जिंग को घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ, गुस्से से कांपता छोड़ते हुए। ली जिंग ने मन ही मन कसम खाई कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा और वह एक दिन उन्हें जरूर पछताएगा, और वह भी बहुत जोर से। कुछ समय बाद अभी भी चहल पहल भरे युआन बाओ कस्बे में ताजा कटे हुए हाथ से खून की बूंदें एक बैंगनी सीक्रेट बॉक्स पर टपक रही थीं। वह हाथ छू शू का था। जैसे ही बॉक्स खुला, गहरी बैंगनी आभा बाहर फूट पड़ी। अंदर क्या है, यह देखते ही उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे समझ आ गया कि यह प्री हेवन शक्ति की ताओइस्ट सीक्रेट क्लासिक थी, चौथे परिवर्तन की साधना तकनीक। उसे पता था कि यह तकनीक प्री हेवन ट्रूकी के साधन की अनुमति देती है। यह सैकड़ों बीमारियों का प्रतिरोध कर सकती थी, शून्यता और परिपूर्णता को संतुलित कर सकती थी, आधार को पोषित करती थी और ट्रूकी को अंतहीन रूप से पुनः उत्पन्न करती थी। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि ली जिंग इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ पाया था और स्टोरी लाइन के शिखर तक कैसे पहुंचा था। उसे याद आया कि सामान्य साधना तकनीकों को 9 परिवर्तनों में बांटा जाता है। पहला परिवर्तन सबसे कमजोर होता है और 9वां सबसे शक्तिशाली। पहले 3 परिवर्तन छोटे संप्रदायों की विरासत बनने योग्य होते हैं। बीच के 3 परिवर्तन पूरे जियांगहू में खजाने माने जाते हैं और एक संप्रदाय की स्थापना के लिए काफी होते हैं। आखिरी 3 परिवर्तन जियांगहू के बड़े संप्रदायों के नियंत्रण में होते हैं, बेहद दुर्लभ और कल्पना से परे कीमती। इन 9 परिवर्तनों से ऊपर 3 और उच्च स्तर होते हैं जिन्हें सुप्रीम और पियरलेस कहा जाता है। लेकिन छू शू जानता था कि अगर वे तकनीकें अभी उसके हाथ में भी आ जाईं तो वह उन्हें साध नहीं पाएगा। इसके मुकाबले प्री हेवन शक्ति शरीर को शुद्ध और परिष्कृत कर सकती थी, आधार को फिर से गढ़ सकती थी और उम्र की कोई पाबंदी नहीं थी। यह मानो खास तौर पर उसी के लिए बनाई गई हो, जैसे किस्मत ने आखिरकार उसकी नाप सही पढ़ ली हो। उसने छोटे क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ा और सोचा कि प्री हेवन शक्ति के साथ उसके पास आखिरकार एक स्थिर आधार तो हो गया है। कम से कम वह अब छू परिवार के भीतर होने वाले छोटे मोटे आंतरिक संघर्षों के बीच जिंदा रह सकता था और धीरे धीरे आगे बढ़ सकता था। मुस्कुराकर पीछे देखते हुए उसने महसूस किया कि अभी भी कई सीक्रेट बॉक्स बिना खोले पड़े हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे उसे और भी ज्यादा चौंकाने वाले तोहफे देंगे। आखिरकार आज तो किस्मत कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही थी। इसी बीच दृश्य कहीं और बदल गया। सेवक जल्दी जल्दी ली परिवार के 7वें लॉर्ड से मिलने पहुंचा। वह आदमी गोल मटोल था, मानो चलता फिरता गुब्बारा हो, और हंसते हुए उसने उसे बैठने और शराब पीने को कहा। उसने यह तक कहा कि वह दुकानदार से किसी लड़की को बुलवा देगा। यह व्यक्ति ली टोंग था, ली परिवार के व्यापारी कारवां का मुखिया और ली भाइयों में 7वें स्थान पर। सेवक ने घबराहट में चिल्लाकर कहा कि 7वें लॉर्ड को यह जानना चाहिए कि उसे अभी अभी कस्बे में लूट लिया गया है। उसने बताया कि उसने अपना नाम भी बता दिया था। फिर भी दूसरी पार्टी ने ली परिवार की जरा भी परवाह नहीं की। यह सुनकर ली टोंग की रुचि जाग उठी। उसने कहा कि ली परिवार के लोगों को लूटने की हिम्मत करना दुर्लभ बात है,
और पूछा कि असल में हुआ क्या था। सेवक पास आया, आसपास खड़े अंगरक्षकों की ओर घबराकर देखा और पूरी बात विस्तार से बताई। सब सुनने के बाद ली टोंग कुछ देर चुप रहा। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा कि सेवक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि ली परिवार का एक सेवक भी ऐसा नहीं है जिसे छोटे परिवार उकसाने की हिम्मत कर सकें। उसने जोड़ा कि वह लोगों को भेजकर जांच करवाएगा कि आखिर इतना घमंडी कौन है। सेवक ने जल्दी से धन्यवाद दिया। उसे लगा जैसे न्याय ने जूते पहन लिए हों। आधे घंटे बाद कोई आया और रिपोर्ट दी कि दूसरी पार्टी छू परिवार से है। लीटोंग ने बेबसी से सिर हिलाया और कहा कि यह मामला मुश्किल है। उसने समझाया कि इस दुनिया में घूमना फिरना आखिरकार पृष्ठभूमि पर ही निर्भर करता है। टोंगशियाओ प्रीफेक्चर के 3 बड़े परिवारों में शेन परिवार पहले स्थान पर है, छू परिवार दूसरे पर और ली परिवार सबसे कमजोर है। उसने कहा कि वह खुद, जो सिर्फ एक कारवां नेता है, इसमें दखल नहीं दे सकता। यहां तक कि अगर तीसरा यंग मास्टर ली खुद आ जाए तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। उसने सेवक को सलाह दी कि कम झंझट में पड़े और इस मामले को जाने दे। यह फैसला सेवक को बेहद गुस्से से भर गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह दांत भींचकर मानने को मजबूर हो गया। अचानक मोटे आदमी ने दूत को रुकने का इशारा किया। उसने पूछा कि छू परिवार का कोई यंग मास्टर इतनी गरीब और दूरदराज जगह पर क्यों आया होगा, और वह छू परिवार का कौन सा यंग मास्टर है। जवाब मिला कि वह दूसरा यंग मास्टर छू ह्यू है। यह सुनते ही उसका भाव तुरंत बदल गया। वह जोर से हंस पड़ा और बोला कि यह मामला वह खुद संभालेगा। सेवक ने हिचकिचाते हुए कहा कि भले ही छू ह्यू सिर्फ दूसरा यंग मास्टर हो, फिर भी वह छू परिवार का सदस्य है। क्या वे सच में उसे नाराज कर सकते हैं? मोटे आदमी ने जवाब दिया कि अगर वह छू परिवार का कोई प्रबंधक होता तो वह सच में छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन छू ह्यू एक अपवाद है। उसने बताया कि छू परिवार में न तो दादी उसे प्यार करती हैं और न ही चाचाओं का उसे समर्थन है। उसने छू ह्यू को डरपोक और झंझट से डरने वाला बताया और कहा कि छू परिवार में उसका दर्जा किसी प्रबंधक से भी ऊंचा नहीं है। फिर वह अपनी सीट से उठा और बोला कि वे इस तथाकथित छू परिवार के बेकार दूसरे यंग मास्टर से मिलने चलेंगे। उसने हंसते हुए कहा कि इतनी छोटी जगह में कुछ मनोरंजन होना भी दुर्लभ है। जाते समय सेवक को पहले छू ह्यू की आंखों में देखा गया नजर याद आ गया। वह दबंग और निर्दयी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस डरपोक और कायर छू ह्यू की वे बात कर रहे हैं, क्या वह सच में वही आदमी था। उधर छू ह्यू पहले ही अपनी नई प्राप्त क्षमताओं को परखना शुरू कर चुका था। उसने ब्लू ड्रैगन इनसाइड द स्लीव नामक ब्लेड तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लेड की चाल आस्तीन के भीतर छिपी थी। ब्लेड की मंशा शरीर के भीतर समाई हुई थी। एक ही बार में वह समुद्र से निकलते नीले अजगर की तरह प्रहार करती थी। उसने आंका कि इसका स्तर कम से कम दूसरे परिवर्तन का है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसी मार्शल तकनीक मिलेगी, और यह उसके लिए एक सच्चा आश्चर्य था। पूरी ब्लेड तकनीक बेहद सरल और सीखने में आसान थी। इसका असली आकर्षण उसे एक सर्वोच्च वार में था, जब नीला अजगर फूट पड़ता है। परिचय सरल था, पूर्ण निपुणता हासिल करना थोड़ा कठिन था, लेकिन कुल मिलाकर यह उसकी मौजूदा स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। उसी समय बाहर से एक जोरदार आवाज गूंजी, जो छू ह्यू का नाम चिल्ला रही थी। उस पर ली परिवार के लोगों को लूटने का आरोप लगा रही थी और उससे बाहर आकर अपराध स्वीकार करने की मांग कर रही थी। जब छू ह्यू बाहर निकला तो उसने देखा कि मोटा आदमी और उसके अधीनस्थ सड़क पर हंगामा मचा रहे हैं। मोटे आदमी ने फिर चिल्लाकर कहा कि छू ह्यू बाहर आए। एक सेवक दौड़ता हुआ आया और सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए बोला, वहां खड़ा व्यक्ति ही छू ह्यू है। मोटे आदमी ने ऊपर देखा और उपहास भरे स्वर में चिल्लाया कि छू ह्यू सच में बड़ा रौबदार लगता है। उसने उस पर ली परिवार की संपत्ति लूटने का आरोप लगाया और मांग की कि वह लिए गए सीक्रेट मैनुअल सौंप दे और माफी मांगे। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने मना किया तो वह जल्द ही अंजाम भुगतेगा। सीढ़ियों से उतरते हुए छू शू ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ शांति से पूछा कि अगर वह कुछ भी सौंपना न चाहे तो क्या होगा। मोटे आदमी के एक अधीनस्थ ने आगे बढ़कर कहा कि सातवां लॉर्ड पहले ही उससे माफी मांगकर उसे इज्जत दे रहा है। उसने चेतावनी दी कि छू शू जैसे थोड़े से लोगों के साथ वह उस दिन जिंदा युआन बाओ कस्बा छोड़ने का सपना भी न देखे। ये सुनकर छू शू फिर मुस्कुराया और पूछा कि क्या वे सच में मानते हैं कि वे उसे युआन बाओ कस्बे से बाहर जाने से रोक सकते हैं।
किसी को कुछ समझ आने से पहले ही वह हिल गया। एक पल में वह पूरी गति से आगे बढ़ा और सीधे उस आदमी के आर पार निकल गया जो चिल्ला रहा था। ब्लू ड्रैगन इनसाइड द स्लीव खुल चुका था। हरे रंग की अजगर जैसी ब्लेड आभा दहाड़ती हुई बाहर फूट पड़ी और उसकी गति के साथ गूंज उठी। अचानक हुए इस प्रहार ने सेवक और मोटे आदमी दोनों को स्तब्ध कर दिया, जो अभी कुछ क्षण पहले तक पूरी तरह निश्चिंत थे। छू शू रुक गया, चुपचाप खड़ा रहा। उसके चारों ओर ब्लेड की मंशा मंडरा रही थी, लेकिन उसके पीछे जो आदमी इतनी ऊंची आवाज में बोल रहा था, वह जमीन पर ढह चुका था, बिल्कुल निर्जीव। छू शू ने धीरे से अपनी नजर बचे हुए लोगों की ओर घुमाई। उसकी आंखों में हल्की बैंगनी रोशनी चमक रही थी। जब उसने अपना छोटा खंजर उनकी ओर तान दिया, उसने शांत स्वर में कहा कि उसे धमकाया जाना सबसे ज्यादा नफरत है।